नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आरपीएफ की, और आरपीएफ में भी हम क्या पढ़ रहे थे, जीके एंड जीएस के बारे में क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चाएं कर रहे थे कि जो पीछे के एग्जामों में लगे हुए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आगामी जो आने वाली आरपीएफ की जो आपकी भर्ती की परीक्षा है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हमने जैसे कि अभी वर्तमान में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, एसएससी का पेपर हुआ था, वहीं से हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चनों का पैटर्न क्या है, उसी के आधार पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इसके सीईओ कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इनके बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो इससे पहले चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था। तो इससे पहले योजना आयोग था। कौन सा आयोग? योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आया है दोस्तों? योजना आयोग के स्थान पे आयोग आया था नीति आयोग। योजना आयोग की हम बात कर लेते हैं। स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना होती है? योजना आयोग की स्थापना होती है। अब योजना आयोग का आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष, तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। तो प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो कौन बने इसके प्रथम अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष इसका किसको बनाया गया था? आपसे पूछ लिया जाए प्रथम योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपसे पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया गया था? नंदा को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं योजना आयोग। इसके स्थान पे कौन सा आयोग आता है? योजना आयोग के स्थान पे आता है नीति आयोग। नीति आयोग की आपसे पूछ ली जाए, एक तरफ लिख लो दोस्तों नीति आयोग। कौन सा आयोग आया इनके स्थान पर? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को क्या होती है? नीति आयोग की स्थापना होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष, तो मैंने बता दिया प्रथम अध्यक्ष कौन बनता है? इसका प्रधानमंत्री बनता है। प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी। तो आप सभी को पता है वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं। उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट उपाध्यक्ष इसका कौन बना था? फर्स्ट उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट उपाध्यक्ष जो ये आया था नीति आयोग का फर्स्ट उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो अरविंद पनगड़िया बने थे। कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया क्या बनते हैं? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष, आपको अध्यक्ष तो सभी को पता ही है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, परंतु वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। ये क्या है? वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के। अब आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ, नीति आयोग के आपसे सीईओ पूछ लिया जाए कि कौन है? तो अमिताभ घोष क्या है, या अमिताभ कांत क्या है इसके सीईओ है? कौन? अभिकांत क्या है वर्तमान में इसके क्या है? सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, अमिताभ कांत क्या हैं? वर्तमान में इसके सीईओ हैं। किसके? नीति आयोग के आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सीईओ कौन है? तो
अमिताभ कांत क्या हैं, इसके वर्तमान में सीईओ हैं। तो ये था योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आता है, नीति आयोग। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी लिख लो दोस्तों, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए, अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये अभी के एग्जामों में अध्यक्ष कौन है, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, जो क्या बनते हैं, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। कौन है, नरेंद्र मोदी। तो ये क्वेश्चन आपसे कई प्रकार से घुमाकर पूछा गया है, इसलिए मैं लिखाया है कि योजना आयोग के आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि अंतिम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी इसके अंतिम अध्यक्ष रहे थे। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, 1 अप्रैल 1935। तो हमने बात की थी 1 अप्रैल 1935 के बारे में, पहले भी हमने चर्चा की है कि यहीं पे किसकी स्थापना होती है, यहाँ आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, जबकि एक्ट आपसे पूछ लिया जाए, एक्ट कब आता है, 1934 को आता है। 1934 को एक्ट आता है और 1 जनवरी 1949 को क्या कर दिया जाता है, इसका राष्ट्रीयकरण। आपसे पूछ लिया जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। कब होता है, 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, इसका राष्ट्रीयकरण होता है। किसका, आरबीआई जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण होता है। दोस्तों हमने वैसे तो आरबीआई के बारे में चर्चा ही कर ली है, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। आरबीआई में कुल सदस्य कितने होते हैं, आधिकारिक सदस्य 4 होते हैं और गैर आधिकारिक सदस्य आधिकारिक सदस्य होते हैं 5, 1 अध्यक्ष 4 डिप्टी क्या होते हैं, इसमें आधिकारिक सदस्य होते हैं, जबकि 16 कितने होते हैं, आधिकारिक सदस्य होते हैं। तो इसके सदस्यों की नियुक्ति वह कार्यकाल आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई में कुल सदस्य आपसे पूछ लिया जाए तो कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य होते हैं 21 और इनका कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए, कार्यकाल कई बार पूछा जाता है, तो कार्यकाल इनका कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल होता है इसका 4 वर्ष। वो मैंने एक दिन पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया नहीं कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। और इनकी नियुक्ति आपसे पूछ ली जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करती है भारत सरकार। आरबीआई के आधिकारिक सदस्य व गैर आधिकारिक सदस्यों दोनों की नियुक्ति कौन करती है, भारत सरकार करने का काम करती है। कौन, भारत सरकार करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने डी ऑप्शन में दे रखा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में क्या आती है, जीएसटी आती है, जीएसटी लागू होती है। और ये जीएसटी जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, आपसे पूछ लिया जाए, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से जीएसटी शब्द लिया गया है, फ्रांस से जीएसटी शब्द लिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत, 101वां संविधान संशोधन के तहत ये शामिल की जाती है जीएसटी हमारे संविधान में, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन के तहत शामिल की जाती है। इसको अनुच्छेद 279A में रखा जाता है, अनुच्छेद 279A में रखा जाता है। 279A में किसे रखा जाता है, जीएसटी को रखा जाता है। और जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे हमारे देश में आती है, तो विजय केलंकर समिति की सिफारिश पे हमारे देश में क्या होती है, जीएसटी लागू होती है। तो ये थे हमारे चारों ऑप्शन। तो हमने चारों ऑप्शनों पर भी चर्चा कर ली है और योजना आयोग के बारे में भी पढ़ लिया है, नीति आयोग के बारे में पढ़ लिया है, आरबीआई के बारे में भी पढ़ लिया है। एक बार हम क्या करते हैं, इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि अभी हमने बोर्ड पे क्या पढ़ा है, क्या हमने चर्चाएं की हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था योजना आयोग की स्थापना कब होती है। तो हमने चर्चा की योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को होती है। ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। परंतु हमने ऑप्शन में दे रखे थे, ऑप्शन में क्या दे रखा था हमने, ऑप्शन में पहला ही हमारा ऑप्शन था 15 मार्च 1950।
तो दोस्तों 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? 15 मार्च 1950 को था योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष कौन बनता है, तो अध्यक्ष बनता है प्रधानमंत्री। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, जो क्या बनते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। तो योजना आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष आपसे यदि पूछ लिया जाए तो योजना आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे गुलज़ारी लाल नंदा। कौन थे? गुलज़ारी लाल नंदा क्या थे? इनके फर्स्ट उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, योजना आयोग के आपको अंतिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन बनते हैं? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष बनते हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद में बात करते हैं इसके स्थान पे कौन सा आयोग आ जाता है, तो इसके स्थान पे अगला आयोग आ जाता है नीति आयोग। किस स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे आयोग आ जाता है नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग के आपसे पूछ लिया जाए प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो नीति आयोग के मैंने बता दिया, चाहे योजना आयोग हो चाहे ही नीति आयोग, उनके अध्यक्ष तो कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी क्या बनते हैं? प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। वर्तमान में भी आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है दोस्तों, उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए, उपाध्यक्ष फर्स्ट उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाए कि कौन बनते हैं, तो अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी क्या बनते हैं? फर्स्ट उपाध्यक्ष बनते हैं। किसके? नीति आयोग के। इसके बाद में हमने बात की कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग के, तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी के यहाँ वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन बने, तो नीति आयोग के सीईओ बनते हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत क्या बनते हैं? नीति आयोग के सीईओ बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका नीति आयोग। इसके बाद में हमने चर्चा की बी ऑप्शन की। बी हमारा ऑप्शन था 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना होती है दोस्तों? हमारे 1 अप्रैल 1935 में को स्थापना होती है आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना आपसे पूछ ली जाए 1 अप्रैल 1935 को होती है। किस एक्ट के माध्यम से होती है? तो 1934 में सर्वप्रथम हिल्टन आयोग के माध्यम से। कौन सा आयोग? हिल्टन आयोग। आपसे आयोग भी पूछ लें तो हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग, हिल्टन आयोग क्या करता है? 1934 में आरबीआई एक्ट लेकर आता है। कौन सा एक्ट लेकर आता है? आरबीआई एक्ट लेकर आता है हिल्टन आयोग। और इस एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना हो जाती है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ लिया जाए तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई में यदि कुल सदस्य पूछ लिए जाएं तो आरबीआई में कुल सदस्य होते हैं 21, जिसमें से 5 आधिकारिक सदस्य होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष व 4 डिप्टी अधिकारी होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं गैर आधिकारिक सदस्य कितने होते हैं? गैर आधिकारिक सदस्य होते हैं 16। और दोनों ही सदस्यों की नियुक्ति, आधिकारिक सदस्य व गैर आधिकारिक सदस्यों की दोनों की नियुक्ति करने का काम कौन करती है? हमारी भारत सरकार इनकी नियुक्ति करने का काम करती है। और आपसे पूछ लिया जाए इन सभी अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका सभी का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है। आरबीआई के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके बाद में हमारा ऑप्शन था डी ऑप्शन था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में क्या आती है? जीएसटी आती है। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे आती है? तो विजय केलंकर समिति। लिखना चाहो तो लिख लेना दोस्तों। कौन सी समिति? विजय केलंकर समिति। यहीं पे लिख रहा हूँ, विजय केलंकर समिति। विजय केलंकर समिति के माध्यम से किसकी स्थापना होती है? हमारे देश में जीएसटी हमारे देश में कौन लेकर आता है? विजय केलंकर समिति की सिफारिश से हमारे संविधान में क्या आती है? जीएसटी आती है। जीएसटी शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से जीएसटी शब्द लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो हमारे 1 जुलाई 2017 को हमारे संविधान में जीएसटी लागू की गई थी, तो वो किस अनुच्छेद में लागू की गई थी? अनुच्छेद 279A में शामिल की गई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जीएसटी लागू की गई थी, तो जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है? 101वां संविधान संशोधन किसके लिए होता है? जीएसटी के लिए होता है।
तो ये था आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होगा ये क्वेश्चन। यदि फिर भी आपको यदि कहीं पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमने कहाँ पे कोई गलती कर दी है, तो उनके बारे में भी हमें ये पता चल सके। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे के क्वेश्चनों के बारे में और आगे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें पूछा गया है कि रचना जो दोआब है ये किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो आपसे ये बता दूं पहले, दोआब क्या होता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियां जहां आपस में मिलती हैं उसके मध्य जो स्थान होता है। जैसे दो नदियां आपस में आकर मिलेगी, वहीं पे जो मध्य में ये जो स्थान बचा है इसे क्या बोलते हैं, दोआब बोला जाता है। तो दो नदियों के मध्य जो स्थान बचता है उसे क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। दोआब, दो नदियों के मध्य में, दो नदियों के मध्य में शेष बचा भाग, शेष बचा भाग क्या कहलाता है, दोआब कहते हैं। भाग को दोआब कहा जाता है, भाग को दोआब कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए दोआब क्या है, दो नदियों के मध्य जो स्थान बचता है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि दोआब कौन सा है। हमें क्वेश्चन में पूछा है रचना दोआब, रचना दोआब का क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य है। आपको ऑप्शन में दे रखे हैं व्यास व सतलज, रावी व व्यास, चेनाब व रावी, चेनाब व झेलम। तो ये जो सभी जो व्यास हैं, ये पांच जो नदमुख हैं पांच नदियों का, वहीं पे ये सभी बनते हैं, उनमें से आपको दे रखा है। तो यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम बात करते हैं व्यास और सतलज नदी के मध्य में बनने वाला दोआब कौन सा है, तो व्यास तथा सतलज के मध्य विस्ता दोआब बनता है। कौन सा, विस्ता दोआब। विस्ता दोआब आपसे पूछ लिया जाए किन दो नदियों के मध्य है, तो व्यास और सतलज नदी के मध्य विस्ता दोआब है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं रावी व व्यास। रावी और व्यास के मध्य कौन सा दोआब है, तो रावी और व्यास के मध्य है बारी दोआब। कौन सा, बारी दोआब। बारी दोआब किस दो नदियों के मध्य है, रावी तथा व्यास के मध्य है। ठीक है दोस्तों, चेनाब और रावी के मध्य कौन सा दोआब है, देखो रै से रावी और च से चेनाब। तो रावी और चेनाब नदी के मध्य कौन सा दोआब है, रचना दोआब है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चेनाब व झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र पाया जाता है, तो चाज दोआब क्षेत्र। चाज दोआब क्षेत्र, चाज दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चाज दोआब क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, चेनाब और झेलम नदी के मध्य में पाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब है, सिंध दोआब। तो लिखो दोस्तों, एक सिंधु तथा झेलम के मध्य, तथा झेलम पर कौन सा दोआब है आपसे पूछ लिया जाए, तो सिंध दोआब क्षेत्र। कौन सा दोस्तों, सिंध दोआब क्षेत्र, सिंध दोआब क्षेत्र। सिंध दोआब क्षेत्र कौन सी दो नदियों के मध्य आपसे पूछा जाए, तो सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य सिंध दोआब क्षेत्र है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रावी, रावी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है, केवल भारत में बहती है। ठीक है दोस्तों, जो पांच नदियों का सम्मुख बनता है, व्यास, झेलम, सतलज, रावी और चेनाब और व्यास का, ये जो बनता है, ये इसमें से एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ पे बहती है, केवल भारत में बहती है। और ये जो पंच नदियों का जो सम्मुख बनता है वो बनता है पाकिस्तान में। तो उसमें से रावी एकमात्र ऐसी नदी थी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। श्रीनगर, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है आपसे पूछ लिया जाए, तो झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कौन सी नदी, झेलम नदी के किनारे। मैंने जैसे आपसे बताया था जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी के किनारे पे जबलपुर बसा हुआ है। इस प्रकार से मैंने बताए थे ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कोटा शहर,
हमारे राजस्थान का कोटा जो शहर है, कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में भी हमने चर्चाएं की हैं कि कौन सी नदी के, जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो हमारी नई दिल्ली है ये कौन सी नदी के किनारे पे बसी हुई है? तो यमुना नदी के किनारे पे बसी हुई है। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए गंगा नदी के किनारे पे, जैसे अयोध्या, आपसे पूछ लिया जाए अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, सरयू नदी के किनारे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको वाराणसी पूछ लिया जाए, कौन सी, नरेंद्र मोदी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पे है? तो गंगा नदी के किनारे पे वाराणसी बसा हुआ है। प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इस प्रकार से आपको विभिन्न शहर भी जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वैसे तो मैंने आपको करवा दिए हैं पीछे की कक्षा में ये क्वेश्चन, फिर भी मैंने आपको बताए हैं कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से हम हमारे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए रचना दो आब किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? तो रचना दो आब मैंने बता दिया चेनाब तथा रावी नदी के मध्य में स्थित है। चेनाब तथा रावी नदी के मध्य में रचना दोआब। अब आपसे पूछ लिया जाए व्यास व सतलज नदी के मध्य कौन सा दोआब है? विस्ता दोआब। ये आपको 5 नाम याद रखने हैं। विस्ता दोआब व्यास तथा सतलज नदी के मध्य में, बेरी दोआब व्यास तथा रावी नदी के मध्य में बेरी दोआब बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि चेनाब तथा झेलम के मध्य कौन सा दोआब बनता है? तो चेनाब तथा झेलम के चाजा दोआब या चेजा दोआब बनता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब बनता है? आपसे पूछ लिया जाए तो सिंध दोआब क्षेत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं दोआब क्षेत्र क्या होता है? तो दो नदियों के मध्य में जो शेष बचा हुआ स्थान रहता है, ऊपर उठा हुआ स्थान, उसे क्या बोला जाता है? दोआब क्षेत्र बोला जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे कोटा शहर बसा हुआ है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए अयोध्या किसके किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है और इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। दोस्तों आगे की कक्षाएँ भी हमारी इसी रूप से सुचारू रूप से जारी रहेंगी। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो इन सभी कक्षाओं की प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हो। और फिर भी आपको यदि कहीं पे कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ज़रूर बताया करो, क्योंकि आप ही का कमेंट हमें क्या करता है? मोटिवेशन देने का काम करता है। हमें पता है, वैसे तो हमें पता है क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें यह भी पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम फिर भी कोई बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताया करो, आगे की कक्षाओं में हम उसे सुधारने का भी प्रयास करेंगे। और यदि कोई टॉपिक नहीं आता है तो उनके बारे में भी आप बताना, तो ताकि वो टॉपिक आपको मैं पहले करवा सकूं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखकर ही उसी लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। एक क्वेश्चन के साथ हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं ताकि एक ही जगह पे आपको सभी मैटर एक साथ मिल जाए। जैसे मैंने करवाया था प्रथम महिलाओं के बारे में करवाया था, तो प्रथम महिलाओं के संपूर्ण एक ही क्वेश्चन में प्रथम महिलाओं के बारे में करवा दिया। जैसे नदियों का टॉपिक लेकर आता हूँ तो नदियों का टॉपिक में एक ही क्वेश्चन में मैं सभी नदियों को कराने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने बौद्ध धर्म करवाया था, बौद्ध धर्म की जैसे 4 संगतियाँ करवाई थी, तो उसमें आप अलग अलग जाकर पढ़ना पड़ता था। मैंने क्या करवाया है? चारों बौद्ध संगतियों को एक साथ करवाया, उसके अध्यक्ष भी करवाए, उनका कार्यकाल भी करवाया कि कौन उसके काल में कौन था, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुई थी और कब कौन सी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उनकी राजधानियाँ कहाँ थी। इस प्रकार मैंने सभी एक ही क्वेश्चन में सभी मैटर एक साथ करवाया ना। तो इस प्रकार से सुचारू रूप से हम क्वेश्चनों को लेकर आते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा तो आपको हम याद करवाने का प्रयास करते हैं और एक बेहतर तरीके के क्वेश्चनों के नोट्स आपके तैयार हो जाएं ताकि आप परीक्षा के टाइम अच्छे से उसे रिवीजन कर सकें।
तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखकर हम क्लासें बनाते हैं। तो दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे, और आज की कक्षा के बाद भी हमारी जो आरपीएफ का जो बेंच हमने स्टार्ट किया प्रश्न उत्तरी की सीरीज के माध्यम से आपको सविस्तार रूप से पढ़ाने का, तो वो सुचारू रूप से जारी रहेगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।